आलिया कैसे देखती हैं कि चौधरी परवेज लाई के घर, एक तो हमने देखा कि 2 दिन कबल जो लाहौर में हुआ वो तो दुनिया भर में कंडेम किया जा रहा है, तो गुज़श्ता रात को भी उनकी गुजरात की रिहाइशगाह पे भी एंटी करप्शन की जो पुलिस है वो घुसी है और उनकी दीवारें फलांगी गई हैं वहाँ पे। वो आपके सदर हैं आपकी तहरीक इंसाफ के, हाउ डू यू सी इट? मैं आपका टेक चाहूँगा इस पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बात हो रही थी ना, 1 मिनट के लिए मुझे उस पर बात करने दीजिएगा। जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुल्क भर में 121 मुकदमात की लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुई है। मैं आपको बताऊं कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जितनी भी मुमकिन जराइम की दफात हो सकती है ना, तमाम की तमाम खान साहब के ऊपर लगा दी गई है इन 121 मुकदमात में। चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो ब्लैशमी हो, चाहे वो बगावत हो, कत्ल हो, सारे दिफात इन मुकदमात में। यानी पीटीआई अब ये कहने के ऊपर या ये पूछने के ऊपर मजबूर है कि कहीं कोई दफा आइन की रह तो नहीं गई जराइम में से जो खान साहब के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ना लगाई हो। आलिया हमजा साहब, तमाम जराइम ना कहिएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भैंस चोरी के भी मुकदमात होते रहे हैं और मस्जिद से घड़ी चोरी के भी मुकदमात होते रहे। आप शुक्र करें कि आपके लीडर पे ऐसा कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। मैं जो है ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे ये पूछे ना, तो ये भैंस चोरी का, घड़ी चोरी का तो चाहे इन पे मुकदमा कर देते, ये जो दहशतगर्दी, पाकिस्तान के साथ बगावत और ये जिस कदर, यानी ये इम्पोर्टेड हुकूमत दहशतगर्दों को तो पकड़ नहीं सकती, वहां पर इनके हाथ और इनकी टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर एक मुल्क के लीडर को आप ये कह रहे हैं और दहशतगर्दी के मुकदमात में आप उसको रोज अदालत से दूसरी अदालत तक फिरा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये बताता है कि ये सिस्टम किस कदर रॉट कर चुका है। और हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब आप आ जाए परवेज इलाही साहब की तरफ। देखिए, मुझे अफसोस इस चीज का नहीं है, अफसोस मुझे इस चीज का है कि एक मुकदमा जिसके अंदर उनकी 6 मई तक जमानत हो चुकी है और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब आकर ये कहता है कि ये जमानत के ऊपर है, अदालत ने इनको जमानत दी है। तो मुझे ये बताएं कि, और उससे बढ़ के बात यह है कि पूरे घर को आपने पहले बख्तरबंद गाड़ी से मेन दरवाजा तोड़ा, फिर आपने ठुड्डे मारे दरवाजे के ऊपर, फिर आपने घर की खवातीन के साथ जिस तरह की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उनके तकद्दुस को पामाल किया। और उसके बाद आप सुबह 6 बजे तक उनके घर रहे। कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई अलमारी, कोई बिस्तर के नीचे आपने कोई जगह छोड़ी नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि फिर परवेज इलाही साहब गए कहाँ? सारी रियासती मशीनरी नाकाम हो गई। एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस रियासती मशीनरी पे तो जो है ना, ये इनकी नाअहली तो आप ये समझ लें कि ये नविश्ता दीवार है और ये सामने लिखी हुई नजर आ रही है। कोई काम हो, कोई काम, ये कोई भी काम आप ले लें, ये किसी भी काम से जो है ना वो ढंग से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी तवज्जो है ना, वो सारी तवज्जो आप ये देख लें कि पिछले 1 माह से क्या तवज्जो थी और पिछले 11 माह क्या तवज्जो थी। पहली थी अपने केसेस माफ कराओ, अपनी करप्शन माफ कराओ, जो चीजें इनकी रुकी हुई थी, जैसे हजवेरी का महल रुका हुआ था, उनकी जो चीजें रुकी हुई थी वो फौरी तौर पर क्लियर करो। यहाँ IMF से मुआहदा हो ना हो, अवाम आटे की लाइनों में मरती है तो मर जाए। यानी अफसोस इस चीज का ये नहीं होता है, अफसोस इस चीज का होता है कवानीन ये अपने लिए बनाते हैं, सारी मराहत ये अपने लिए लेते हैं, इलेक्शन के लिए 20 तरफ देने के लिए नहीं है, लेकिन आटा के अंदर 20 तरफ। आलिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे एक बात बताइए कि परवेज इलाही साहब ने मुश्किल हालात में पीटीआई का साथ दिया। उस वक़्त वो पीटीआई में शामिल भी नहीं हुए थे और सो मच सो कि जब अभी आपने असम्बलियाँ, तो पंजाब की असम्बली तोड़ने से पहले 186 वोट लेने थे, उसमें भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल तरीन लीडर हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी मकबूलियत किसी को कम ही नसीब हुई है। लेकिन जिस किस्म का ऑपरेशन हो रहा था, तमाम दुनिया उसको कंडेम कर रही थी, लाइव जा रहा था, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स क्यों नहीं पहुंचे वहां पर?
देखिए मेरी एक बात सुने, ये इतना अनयूजुअल था और हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये रातों रात क्या करेंगे। और उसके बाद जब 2-2:30 बजे तक सब खबरें पहुंची है तो हमारे वर्कर्स भी वहां पर मौजूद हैं और हम ये मानते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मोहम्मद इलाई साहब हो जाए, परवेज इलाई साहब हो जाए, उन्होंने पीटीआई का साथ दिया है और हम इसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और हम बड़े खुश हैं कि वो हमारे साथ आकर शामिल हुए। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि इतना टाइम जरूर देना चाहिए कि जहां पर हम अपने कारकुनान को मोबिलाइज करके वहां पर पहुंचा सकें। आलिया हमजा साहबा, आलिया हमजा साहबा जो एडिशनल डिप्टी डीजी हैं इस वक्त एंटी करप्शन के, उनका नाम है वकासुल हसन नथुका। ही इज़ द वन के जिसको 2012 में टर्की में जब ट्रेनिंग पे गई थी पुलिस तो इसको गैर इखलाकी हरकतों पर वहाँ से वापस भेजा गया था। उस वक़्त के आईजी हबीबुर रहमान साहब को लेटर लिखा गया था वहाँ की अनकरा की पुलिस और टर्की की पुलिस और टर्किश गवर्नमेंट ने कि इनके ख़िलाफ़ सख्त सज़ा तजवीज़ की गई थी। आज अगर वो एडिशनल डीजी हैं तो आप लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, अदालत में क्यों नहीं जाते हैं? मैं आपको क्या बताऊं, हम आप ये कह रहे हैं ना अदालतें क्या, इलेक्शन कमीशन क्या, हमने प्रॉपर एक लिस्ट दी थी। ये सारी जो काली भेड़ें थी जो हमें, जैसे ये बिलाल कमियाना साहब हैं, आईजी साहब हैं और कई अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी में, जिसके बारे में हमने बताया था कि इन्हें निगरान हुकूमत में पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं देनी, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम ही यही है कि वो सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस की निगरानी करने आई है। वो ना ट्रांसफर कर सकती है ना पोस्टिंग कर सकती है। जी आपने ये देखा है कि सब सूरत हाल क्या है, वो ट्रांसफर्स भी करें, वो पोस्टिंग्स भी करें, हम अदालत के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं लेकिन हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और आप ये जो देख रहे हैं जिन वकास अकरम साहब की बात करें, मैं जरा इसी में ऐड करूं, हमारी वफाकी हुकूमत हो या यहाँ पर हमारी कोई भी निगरान हुकूमत हो, क्योंकि वो इस माइंड सेट के साथ आए हैं कि उन्होंने पीटीआई को, खान साहब को फिक्स करना है, तो हर ऐसा करप्ट बंदा जिसकी कोई कमजोरी उनके हाथ में आई हो, जैसे आईजी इस्लामाबाद को देख लें, मतलब आईजी इस्लामाबाद, यहाँ हम यौम मई की रैली निकालने की बात करते हैं, वहां पर कभी ऐसा हुआ है कि यौम मई पर रैलियों के ऊपर दफा 144 लगा दी गई? सेफ सिटी करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, एंटी करप्शन का वो मतलूब है। मैं लास्ट 1 लाइन आंसर आपसे चाहूंगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी आज रात को, जो आज 11 बजे इंतखाब जो आपके मुज़ाकरात होने थे वो रात को 9 बजे कर दिए, अपना टेक दे दीजिए, लास्ट 1 लाइन आंसर जी प्लीज। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हम बड़े खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात के अंदर बैठे हैं और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से इस मुल्क में जो कयास है, बदअमनी है, उसका कोई पुरअमन हल निकले। और हम जो एक टेबल टॉक कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसी जिससे कि नतीजे की तरफ जाएं, लेकिन जो हम देख रहे हैं, कल आप मरियम सफदर की स्टेटमेंट ले लें, खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट ले लें, या ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट ले लें, या इसी तरह से अली अमीन साहब को बेल होने के बावजूद रिलीज ना करना हो, हमारे टाइम खत्म हो गया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं आपको एक शेर सुनाना चाह रहा हूं, बल्कि मिसरा कि दोस्तों से वफा की उम्मीद किस जमाने के आदमी तुम हो। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने खुद ही अभी नाम ले लिया, तो आपको भी काउंटर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में।